हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके? मस्त हैं? तो कंटिन्यू कीजिए इनकम टैक्स की क्लास। एग्जेम्प्ट इनकम देख रहे हैं, वो इनकम जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो बहुत सारी इनकम तो देख ली, ऐसे ही कुछ और बाकी है, उसे देखते हैं। अब है एनी इनकम ऑफ वेंचर कैपिटल कंपनी या फिर वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड एक ही चीज होती है, चाहे आप वेंचर कैपिटल कंपनी बोल लीजिए या वेंचर कैपिटल फंड बोल लीजिए। तो एनी इनकम ऑफ वेंचर कैपिटल कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ए वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में, उससे जो इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट है वीसीसी के लिए। क्या कह रहा है ये रहा वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। ये है वेंचर कैपिटल कंपनी या फिर कह लीजिए वेंचर कैपिटल फंड। इसने वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट। तो कहता है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग वीसीसी को क्या देगा? इनकम, रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इनकम है ये क्या है? एग्जेम्प्ट। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताऊं। ये वेंचर कैपिटल कंपनी कौन होती है? आजकल आप बहुत सुनते होंगे स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, राइट। ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई, इसने इतने रुपए की फंडिंग रेस कर ली। तो ये स्टार्टअप फंडिंग कहाँ से रेस करते हैं? क्या ये स्टार्टअप बैंक से पैसा उठा लेते हैं क्या? नहीं, ये स्टार्टअप्स इक्विटी के जरिए पैसा उठाते हैं। और किससे पैसा लेते हैं? ये पैसा लेते हैं वेंचर कैपिटल कंपनी से, वीसी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, राइट। ये लोग ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनीज में। आज देखिए जोमेटो चाहे ओला, ये सारी कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? बायजूस, अनअकैडमी, इनफैक्ट ये सारी कंपनी इतनी बड़ी क्यों हो गई? बिकॉज वीसीज हैव पम्प्ड इन लॉट ऑफ मनी इनटू दीज कंपनीज, राइट। एंड does these things are really required in our nation? Yes. अगर ये जो नए नए स्टार्टअप्स हैं जिनमें ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ का, अगर ऐसी कंपनियों में लोग इन्वेस्ट करेंगे तभी तो देश ग्रो करेगा, राइट। तो बहुत सारी कंपनी आज इतनी बड़ी इसीलिए हो गई क्योंकि वीसी ने उनमें खूब पैसा डाला, उनमें भरोसा दिखाया, और वो कंपनी आज मल्टीबिलियनियर कंपनीज हो गई, यूनिकॉर्न्स क्रिएट हो गई, ठीक है। तो सरकार इंकरेज कर रही है वीसीज को कि भाई तुम स्टार्टअप में पैसे लगाओ। कैसे इंकरेज कर रही है? कह रही है तुम जब स्टार्टअप में पैसे लगाओगे तो जो तुम्हें इनकम आएगी, रिटर्न आएगा, वो तुम्हारे हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। है ना शानदार बात? तो देखिए गवर्नमेंट हर जगह वो इंकरेजमेंट बाय वे ऑफ टैक्स बेनिफिट देती है जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये काम करने की आवश्यकता है, ये चीज देश को और जरूरत है। डू वी नीड मोर एंड मोर फंड्स फ्रॉम वीसीज? हाँ भाई, आज हमारे देश में कितने स्टार्टअप कल्चर ग्रो ही क्यों हो गया है? क्योंकि वीसीज ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। आज अगर इन्वेस्टर्स ना होते तो शायद लोग स्टार्टअप क्या है? एक आइडिया है जिसको वो बिजनेस बनाते हैं, तो वो आइडियाज ही रह जाते, वो बिजनेस थोड़ी ना बनता अगर पैसे नहीं मिल रहे होते तो आज अभी जितना हो रहा है उससे कई ज्यादा जरूरत है इन स्टार्टअप को ग्रोथ और दिलाने की। आज देखिए गवर्नमेंट भी स्टार्टअप इंडिया ये सब कुछ क्यों बना रही है, ठीक है। स्टार्ट इन यूपी, हर स्टेट का अपना अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो कराने के लिए अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड है। ये क्यों है? ताकि स्टार्टअप और ग्रो करें, उन्हें और फंडिंग मिल सके। तो व्हाट इज दिस वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग? दीज वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स आर स्टार्टअप्स। ये हैं स्टार्टअप्स। और ये क्या है? वेंचर कैपिटल कंपनीज और वेंचर कैपिटल फंड, ये इन्वेस्टर है। तो ये इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट डालते हैं स्टार्टअप्स में, और स्टार्टअप्स से जब ये इनको इनकम होती है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये सेक्शन यही कह रहा है। आइए पढ़ते हैं डिटेल में। एनी इनकम फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल कंपनी, एनी इनकम ऑफ अ वेंचर कैपिटल कंपनी और अ वेंचर कैपिटल फंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग shall be exempt. VCC will be exempt from tax irrespective of the nature carried out by VCU. कहता है इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? इज इममटेरियल। एनी बिजनेस कर रहा हो, ये स्टार्टअप कोई भी बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेबी,
कहता है तब तक के लिए जब तक कि कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेबी को ये फुलफिल करता है वीसीयू। अब ये क्या चीज है? कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेबी क्या है? कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेबी क्या है? ये है लिस्टिंग की कंडीशन। लिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना, आईपीओ लाना। ये एग्जेम्पशन तभी तक है जब तक ये स्टार्टअप आईपीओ ना ला दे। अगर ये स्टार्टअप आईपीओ ला दिया और तब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों? देखिए, पैसा मिलना कब मुश्किल होता है? जब आप छोटे होते हो या जब आप बहुत बड़े हो चुके हो। जब आप बड़े हो चुके हो ना, तब तो दुनिया पैसा लगाने के लिए तैयार है आपकी कंपनी में। जब आप छोटे हो तब पैसा नहीं मिलता है। तो सरकार भी यही कह रही है जब आप छोटे थे तो वीसी ने आप पे भरोसा दिखाया, उसने पैसा लगाया, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट करेंगे। लेकिन जब आप आईपीओ ले आओगे तब तो पूरी दुनिया पैसा लगाने के लिए तैयार है। आईपीओ लाता ही कब है इंसान? जब उसे भरोसा हो जाता है कि बस हमने तो प्रूफ कर दिया है, अब देश मुझ पर भरोसा करता है, पैसा देगा मुझे। तो जब हर कोई आप पे भरोसा करता है, आप इतने बड़े हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है अब आपके इन्वेस्टर को एग्जेम्पशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। अब तो हर कोई पैसा देने को तैयार है। हम उस समय की इन्वेस्टमेंट को एग्जेम्प्ट करा रहे हैं इनकम से, जिस समय आपको पैसा कोई नहीं देता था। इनिशियल फेजेस में जब वीसीज ने आप पे भरोसा किया था। तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि अगर स्टार्टअप आईपीओ में आ जाएगा तो आईपीओ से जो पैसा रेस करेगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने आईपीओ के जरिए की है, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेबी का मतलब जब तक वो आईपीओ नहीं कर देता। ठीक है, तो दिस इन्वेस्टमेंट हैज टू बी बिफोर आईपीओ। ऐसे लिख दें, इन्वेस्टमेंट जहां पे लिखा हमने उसको लिख दिया बिफोर आईपीओ। एनी इनकम accruing or arising or received by a person out of the investment made in VCC or VCF, एनी इनकम, अब ये अलग बात कर रहा है, एनी इनकम accruing or arising or received by a person out of the investment made in VCC or VCF, out of the investment made in VCC VCF। अब ये क्या बोल रहा है? अच्छा, अब देखिए, समझिए। मान लीजिए इस वीसीसी को, ये जो इन्वेस्टर है, इसको 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस वीसीयू में, लेकिन इस वीसी के पास 100 करोड़ रुपए नहीं है। तो ये वीसी भी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट लेता है दूसरी इंस्टीट्यूशन से। तो देखिए, एक्स, वाई, जेड, इन सब ने वीसीसी में भी इन्वेस्ट किया पैसा, यहां इन्वेस्ट किया। क्यों किया इन्वेस्ट? ताकि ये वीसीसी फर्दर इन्वेस्ट कर सके किसमें? वीसीयू में। ठीक है, तो भाई वीसीयू ने तो क्या किया? इनकम किसको दिया? ध्यान से देखिए, ये वीसीयू ने इनकम किसको दिया? वीसीसी को। क्या ये वीसीसी बाद में अब इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा इसको? एक्स वाई जेड जिन्होंने यहां इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ ऑब्वियसली देगा ही देगा रिटर्न। ठीक है, तो यहां से इन्वेस्टमेंट इसमें आई और इसने यहां से वापस इधर क्या दे दिया? रिटर्न दे दिया, इनकम दे दी। अब इस इनकम के बारे में क्या बोल रहा है? कहता है एनी इनकम एक्रूइंग और राइजिंग और रिसीव बाय ए पर्सन एक्स वाई जेड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन वीसीसी और वीसीएफ शैल बी टैक्सेबल इन द सेम मैनर और करंट ईयर बेसिस एज इफ द पर्सन हैड मेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वीसीयू। कह रहा है वो टैक्सेबल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट वीसीयू में है। कह रहा है ये इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आई है, ये जो इनकम आई है एक्स वाई जेड को, ये टैक्सेबल बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट यहां नहीं हुई है। कह रहा है ये इन्वेस्टमेंट सीधे यहां हुई है, ऐसे मानिए ये एक्स वाई जेड से पैसा सीधे कहाँ आया? वीसीयू में। अगर ये पैसा सीधे वीसीयू में आया होता तो इनकम का क्या होता? जो इनकम इनको मिली है वो एग्जिम्प्ट हो जाती। यही कहना चाहता है। कह रहा है वीसीसी में आपने इन्वेस्ट किया है तो भी आपकी इनकम एग्जिम्प्ट है, ये भी एग्जिम्प्ट है। कहती इतना घुमा फिरा के इनकम टैक्स क्यों बोलता है? अरे सीधे बोल दो ना यार, वीसीसी इन्वेस्ट करेगा वीसीयू में तो इनकम एग्जिम्प्ट है, और वीसीसी में जो इन्वेस्ट करेगा उसकी भी इनकम एग्जिम्प्ट है। बोल दो भाई। लेकिन कहता है नहीं, ऐसे कैसे बोलते? हम इनकम टैक्स है, ठीक है, मेरी कुछ इज्जत है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सबको समझ में आ जाए।
इतना तो डिफिकल्ट करना पड़ेगा कि राज अग्रवाल समझाएंगे तभी बच्चों को समझ में आएगा। ऑन अ लाइटर नोट, देखिए इनकम टैक्स अगर डिफिकल्ट है तो आप लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि खराब बात है? सच पूछिए तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रोफेशनल इतने समझदार होंगे कि आपको तो ये समझ में आएगा ही, लेकिन आम जनता को, साधारण लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी। जब ये बात उनको नहीं समझ में आएगी तभी तो आप उनसे अच्छी फीस ले पाएंगे इस बात को समझाने की, इनसे रिलेटेड कंसल्टेंसी करने की। अगर ये इनकम टैक्स बहुत आसान होता, सबको समझ में आ जाता, राह चलता आदमी भी 4 लाइन पढ़ता और उसका मतलब समझ में आ जाता, तो आपको कोई फीस क्यों देता इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी के लिए? आप प्रोफेशनल बनने वाले हो और अपने क्लाइंट से मोटी मोटी फीस लोगे इन्हीं बात की कंसल्टेंसी देने के लिए। तो ये डिफिकल्ट है तो आपके लिए अच्छी बात है, आप खुश होइए। अगर आपके दिमाग पे जोर पड़ता है ना ये सब समझने में, तो आप समझ जाइए कि भाई इतना जोर पड़ रहा है तभी तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो किस बात के आपको पैसे मिलेंगे? ठीक है, तो आप खुश रहिएगा एकदम। तो व्हाट इट सेज कि व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट एन अमाउंट इन वीसीसी, जब भी कोई बंदा वीसीसी में इन्वेस्ट करेगा तो उससे जो रिटर्न आएगा वो बिल्कुल वैसे ही टैक्सेबल होगा जैसे कि आपने वीसीसी में नहीं, कहां इन्वेस्ट किया है? वीसीयू में इन्वेस्ट किया है, यानी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। तो अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, यही बताना चाहता है। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? व्यापार मंडल। सुना है आपने? व्यापार मंडल। देखिए व्यापार मंडल तो हर जगह होता है। एक तो हर ट्रेड का अपना एसोसिएशन होता है, जैसे हम वाराणसी शहर में, तो यहाँ एक टेंट एसोसिएशन है, जितने लोग भी टेंट का धंधा करते हैं, टेंट लगाने का। कैटरर एसोसिएशन है, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन, डॉक्टर्स का एसोसिएशन, एडवोकेट का एसोसिएशन, ये तो होता ही है। हर ट्रेड का भी अपना अपना एसोसिएशन है, राइट। तो ये कहलाता है व्यापार मंडल। फिर ज्योग्राफिकली हर रोड का भी अपना एक ट्रेड एसोसिएशन होता है। जैसे वाराणसी में जगह है लौराबीर, तो लौराबीर व्यापार मंडल है, ठीक है। लहरतारा एक जगह है, लहरतारा व्यापार मंडल। महमूरगंज एक जगह है तो महमूरगंज व्यापार मंडल। तो वहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो अपना एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे एरिया में कोई दिक्कत आएगी तो व्यापारी सब मिल के क्या करेंगे, उसका समाधान करेंगे। देखिए अगर आवाज़ भी किसी के खिलाफ उठानी हो ना, ठीक है, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो, तो भी आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। और दम कहाँ से आता है? संगठन से आता है। इसीलिए एसोसिएशन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो व्यापारी क्या करते हैं? अपना एसोसिएशन बनाते हैं कि भाई हमारे अगर एरिया में रोड सही नहीं होगी तो हम अकेले चिल्लाएंगे जाके डीएम ऑफिस में, तो कोई सुनेगा क्या? नहीं। लेकिन पूरे एरिया के सारे व्यापारी मिलकर अगर धरना प्रदर्शन कर देंगे तो सुनना पड़ेगा। तो आवाज़ में दम लाने के लिए संगठन बनाए जाते हैं। और ये जो भी व्यापार मंडल है उनकी जो भी इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो अब प्रश्न आता है कि सर इनके पास इनकम आती कहाँ से? ये व्यापार मंडल चलता कैसे है? ये व्यापार मंडल में हर जितने भी मेंबर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो कुछ मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं। मंथली कर रहे होंगे या एनुअल कर रहे होंगे, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर ये पैसा खर्च कहाँ होता है? इन व्यापारियों की मीटिंग होती है, उसमें पैसा खर्च हो जाता है। या कुछ भी इन्होंने कभी कभी ये व्यापारी अपना गेट टुगेदर, फंक्शन, पार्टीज ये सब भी करते हैं, भाई इंजॉय भी करते हैं, उनमें भी पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो जो बच जाता है, राइट, ऑब्वियसली वो इनके लिए एक सरप्लस है, ठीक है, क्योंकि ये एक म्यूचुअल कंसर्न है, ये एक म्यूचुअल कंसर्न है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, व्यापारी संगठन ये एक म्यूचुअल कंसर्न होता है। म्यूचुअल कंसर्न किसको कहते हैं? जिनसे पैसा आता है उन्हीं पे अगर पैसा खर्च होता है तो हम एक म्यूचुअल कंसर्न है। जिससे पैसा आया उन्हीं पे अगर पैसा खर्च हुआ तो हम एक म्यूचुअल कंसर्न है। और म्यूचुअल कंसर्न की इनकम एग्जेम्प्ट होती है क्योंकि वो इनकम नहीं सरप्लस कहलाता है। याद रहेगा ये बात। लेकिन ये जो संगठन है, इन्होंने मान लीजिए पैसा उठा के एक प्रॉपर्टी खरीद ली, वहीं पे ये लोग अपना पार्टी वार्टी करते हैं, यहीं पे मीटिंग करते हैं, लेकिन जब खाली रहता है तो उसको किराए पे भी चला देते हैं।
तो किराए से जो पैसा आ रहा है क्या मेंबर से पैसा आ रहा है? नहीं, किराए पे चला देते हैं, किसी को भी किराए पे दे देते हैं। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उस पर ब्याज आ रहा है, तो क्या ये ब्याज मेंबर से आ रहा है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल कंसर्न की इनकम नहीं होती है। अगर वो इनकम कैसी है, वो मेंबर से आई, वो मेंबर पे ही खर्च होनी है। जैसे मेंबर जो कंट्रीब्यूशन देंगे उसमें से कुछ बच गया तो इनकम नहीं है म्यूचुअल कंसर्न की। क्योंकि एक एग्जांपल से समझिएगा, व्यापारी संगठन भी क्या है। जैसे आप 5 दोस्त हो, कहते हो आज शाम को पार्टी करने जाएंगे, और 5 दोस्तों ने 500 रुपए कंट्रीब्यूट किया, कितने हो गए? 2500। पार्टी में खर्चा हुआ 2200, तो बचा कितना? 300। तो 300 क्या आप 5 लोगों की इनकम हो गई क्या? अरे नहीं भाई, अपने लिए पैसा इकट्ठा किया, अपने ऊपर खर्च किए, जो बच गया वो सरप्लस है। क्या है? सरप्लस। समझ में आई बात सबको? लेकिन अगर ऐसा ही कोई संगठन कोई इनकम पा जाए किसी बाहरी से, तो वो इनकम होती है। जैसे अब इस व्यापार मंडल के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है वो किराए पे दे दी गई, तो उसे किराया आ गया, वो इनकम टैक्सेबल होगी। अब ये व्यापार मंडल के पास मान लीजिए एक जनरेटर है इनकी बिल्डिंग में, ठीक है, व्यापार मंडल का जनरेटर उन्होंने मिल के खरीदा है, ठीक है। अब कहीं किराए पे वो जनरेटर चला गया, किराया आ गया जनरेटर का, तो वो इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी बता रहा है व्यापार मंडल की इनकम एग्जेम्प्ट है। तो आइए जान लेते हैं कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है व्यापार मंडल की। एग्जेम्प्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हम बार बार जोर दे रहे थे, किराए की इनकम आ जाती है, किराए की इनकम आ जाती है, वो तो एग्जेम्प्ट है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड एसोसिएशन जो है वो है फिक्की, सुना है नाम आपने? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सबसे बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है। इन एसोसिएशन के मेंबर्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, मतलब रिलायंस जैसी कंपनी इसके तो मेंबर्स हैं। तो इतनी बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है फिक्की। इनके जो कंट्रीब्यूशन भी आते हैं मंथली वो बहुत बड़े होते हैं। दिल्ली में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनके पास हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज में ऑडिटोरियम्स हैं इनके पास, और ये लोग किराए पे भी देते हैं। एक एक घंटे का किराया 50-50 हजार रुपये आता है, महीने का, दिन का नहीं, घंटों का, ठीक है। ये लोग अपने ऑडिटोरियम्स किराए पे देते हैं किसी को, तो 50-50 हजार रुपये घंटे का किराया आता है। तो इनके पास ह्यूज रेंटल इनकम आ रही है। ये रेंटल इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है, क्योंकि व्यापार मंडल की रेंट इनकम एग्जेम्प्ट है। चलिए अच्छी बात है। और क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और अदर सोर्सेज में ये आता है ब्याज की इनकम, राइट। इनको अगर ब्याज आ जाता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो सच पूछिए तो ट्रेड एसोसिएशन के पास मेरे हिसाब से तो 2 ही इनकम मोटा मोटी होती है। एक तो ब्याज की इनकम आती है, क्योंकि पैसा इनके अकाउंट में पड़ा रहता है, उसे ब्याज आता है, और दूसरा ये लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रखे हैं एसोसिएशन वगैरह, तो उसे किराए की इनकम आ जाती है। मोटा मोटी और कोई इनकम आती नहीं है, अगर आई तो टैक्सेबल होगी। जैसे अगर प्रॉपर्टी इन्होंने बेची व्यापार मंडल ने, तो इनको होगा कैपिटल गेन। क्या टैक्स लगेगा? हाँ। क्या व्यापार मंडल अगर कोई छोटी मोटी बिजनेस एक्टिविटी कर दिया तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? हाँ। क्या ये सब पॉसिबल है? कैसी एक्टिविटी करता है? ये सब हम रिस्पेक्टिव हेड में देखेंगे भी। फिलहाल के लिए आप ये बात समझिए कि मेंबर से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेंबर्स के ऊपर खर्च होगा, वो तो उसमें से कुछ बचा तो वो सरप्लस है, वो तो इनकम होता ही नहीं, इनकम की डेफिनेशन से ही बाहर है। दूसरी बात, अगर इनको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है और अदर सोर्सेस की इनकम आ रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, यानी इनका टैक्सेबल क्या होगा? क्या व्यापार मंडल नौकरी कर सकता है, सैलरी की इनकम आ सकती है? नहीं। तो बचा क्या? पीजीबीपी और कैपिटल गेन। तो अगर इनको कैपिटल गेन या बिजनेस की इनकम आती है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये सब रेयर होता है, हमेशा थोड़ी ना होता है। Now next is income of Sikkimese individual. सिक्किम हमारे देश का लेस पॉपुलेटेड और अंडर डेवलप्ड स्टेट है। 2 चीजें मैंने बोली एक साथ, एक तो ये अंडर डेवलप्ड है, दूसरा ये लेस पॉपुलेटेड भी है। सरकार हमारी चाहती है कि ये राज्य सिक्किम भी ग्रो करे, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला जो यहां सेट होगा वो होगा, पहले तो पॉपुलेशन हो, यहां पे लोग यहां रहें। सिक्किम के लोग माइग्रेट कर जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो दूसरे शहर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो काम रोजगार कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, तो सिक्किम की पॉपुलेशन कम ही हो रही है।
तो सरकार क्या कर रही है, कह रही है जो सिक्किम के इंडिविजुअल हैं हम उनकी इनकम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। आपको भी इंकरेज कर रही है कि कहीं और धंधा करते हो तो जाओ सिक्किम में जाके करो, तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, यू विल बिकम अ सिक्किमीज इंडिविजुअल। आइए देखिए इसको। द फॉलोइंग इनकम विच एक्रूज और अराइजेस टू अ सिक्किमीज इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। पहला, फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम में अगर आप हो तो किसी भी सोर्स से इनकम आ रही है, एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फ्रॉम एनी प्लेस। आप सिक्किम में रह के पूरे देश में कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कहीं से भी आ जाए पूरे देश में, आपके लिए एग्जेम्प्ट है। सिक्किम में तो किसी भी सोर्स से इनकम आ रही हो, एग्जेम्प्ट है। सिक्किम के बाहर से अगर इनकम आ रही है तो ब्याज की, डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर आप सिक्किम में हो, यूपी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद लो, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी खरीद लो, व्हाटएवर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही नहीं, तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह आएगा आपको वो एग्जेम्प्ट है, चाहे बाहर से ही क्यों ना आ रहा हो। तो इंटरेस्ट डिविडेंड बाहर से आया वो एग्जेम्प्ट, और सिक्किम में आप किसी भी सोर्स से इनकम जनरेट करोगे वो एग्जेम्प्ट है ना। अच्छी बात। द एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू अ सिक्किमीज विमेन हु ऑन और आफ्टर 1/4/2008 मैरीज एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सिक्किमीज। चलिए इस डेट के पहले की बात पहले कर लें। जैसे जो लड़कियां सिक्किम में पैदा होती थी, बाद में उनकी शादी हो जाती थी, मान लीजिए यूपी में, बिहार में कहीं शादी हो गई, तो वो बाहर चली गई, क्या उनकी इनकम लाइफ टाइम एग्जेम्प्ट रहती थी? लाइफ टाइम एग्जेम्प्ट रहती थी। वो सिक्किम में पैदा हुई है ना, तो जब तक सिक्किम में है तब तक उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। जब वो शादी करके बाहर चली जाती थी तो भी उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती थी। लेकिन इस डेट से ये लॉ चेंज कर दिया गया। 1/4/2008 के बाद से कोई भी सिक्किम की फीमेल लेडी अगर सिक्किम के बाहर शादी करेगी तो उसकी इनकम अब एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। 1/4/2008 के बाद अगर शादी करेगी, इसका मतलब जिन्होंने 1/4/2008 के पहले शादी की थी सिक्किम की लेडीज, वो 1/4/2008 के पहले शादी की थी, तो क्या आज भी उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है? हाँ, आज भी एग्जेम्प्ट है। किसी ने 2006 में सिक्किम की फीमेल थी, यूपी में शादी की थी, उसकी इनकम आज भी एग्जेम्प्ट है। 1/4/2008 के बाद अगर उसने सिक्किम के बाहर शादी की तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है कि सिक्किम वालों तुम लोग सिक्किम में ही शादी भी करो। ठीक है, बाहर मत जाओ भाई, पॉपुलेशन कम है, हम बाहर से लोगों को बुला रहे, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे के तुम लोग शादी कर करके बाहर जा रहे हो, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल एज लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। क्या कह रहा है? एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज लोन। अगर एक इंडिविजुअल को लोन मिलता है, कौन सी स्कीम में लोन मिल रहा है? अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। लोन कौन सा है? अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। जैसे मैं ये बात बोलता हूं ना, बच्चे कहते हैं सर कैसी बात कर रहे हैं, लोन कब से इनकम होने लग गई कि इनकम टैक्स को बताने की आवश्यकता है कि ये एग्जेम्प्ट है। मैंने 10 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया बैंक से, तो क्या ये मेरी इनकम है? इस पर टैक्स देंगे क्या हम? नहीं भाई, ये तो लोन है, इनकम थोड़ी ना है। लोन इनकम नहीं होता, इस पे टैक्स लग ही नहीं सकता। तो ये इनकम टैक्स होता कौन है ये बोलने वाला? ये इनकम टैक्स कौन होता है बोलने वाला कि लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम एग्जेम्प्ट है? हम तो कह रहे हैं लोन इनकम है ही नहीं। तो आइए समझते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहा है। क्योंकि एक्चुअल में लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम लोन है ही नहीं। माय गुडनेस सर, ये कैसी कैसी बात आप बोल देते, एकदम से दिमाग के ऊपर से उड़ जाती है बात। कह रहे लोन है, लोन ही नहीं है। हाँ, अगर हम ठीक से समझा दें आपको ना, तो आप समझ जाओगे कि ये लोन बस कहने के लिए है, ये है नहीं लोन। तो ये जो लोन है अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, ये एग्जेम्प्ट है, यानी ये इनकम जैसा कुछ होगा तभी तो एग्जेम्प्ट बोल रहा है इनकम टैक्स ना। आइए समझते हैं पहले ये लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम होता क्या है। व्हाट इज लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम? तो अभी मैं ये सेक्शन नहीं बता रहा आपको, अभी मैं जानता हूं कि आप इस लोन के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इस लोन के बारे में बता रहा हूं। लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। इनकम टैक्स में इसकी चर्चा एक बार और आएगी जब आप कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अच्छे से इसे समझ लें, ताकि कैपिटल गेन पढ़ाते समय मुझे दोबारा
इस लोन को एग्जैक्टली ना समझाना पड़े। मिस्टर ए और मिसेस ए बुजुर्ग हैं और इनकी जो संतान है वो निकम्मी है। मतलब इनके जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं। मिस्टर ए मिसेस ए बुढ़ा बुढ़िया है। देखिएगा, मेरे शब्दों को अन्यथा मत लीजिएगा कि मैंने बुढ़ा बुढ़िया बोला। पता है, मैं ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जब मेरी बात सुने ना तो आप इमेजिन भी कर सके चीजों को। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में पिक्चर बैठे, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं कि आपको मेमोराइज हो जाएगा। आपको लगेगा आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। विजुअल हैज गॉट मोर इंपैक्ट देन ऑडियो, राइट? इनफैक्ट आज रीडिंग की जगह लोग किताबें पढ़ना छोड़ दिए हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, आज लोग वीडियोस देखते हैं, राइट? आज यूट्यूब इतना ग्रो क्यों कर गया है? बिकॉज लोगों को हर चीज देखने की आदत है, पढ़ने की आदत नहीं है। आज हमें कुछ नॉलेज चाहिए तो हम गूगल पे सर्च नहीं करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। बता दीजिए आप भी ऐसा करते हैं कि नहीं? ठीक है, तो पिक्चर विल लीव अ वाइडर इंपैक्ट। ठीक है, अच्छा, मेरी पिक्चर आप पे वाइडर इंपैक्ट डालती है कि नहीं? और डालती है तो आप लाइक देने तक में कंजूसी कर देते हैं। ये कितनी दुख की बात है, जरा सोचिए तो। एक प्यारा सा कमेंट डालने में आपका क्या बिगड़ जाता है? चलिए, मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा, मैं क्यों बोलूं? ठीक है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। लेट्स मूव अहेड। तो ये जो बुढ़ा बुढ़िया हैं, इनकी जो संतान है ये इनका ख्याल नहीं रखती और इनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इनके पास एक बिल्डिंग है जिसमें ये रहते हैं, वो 10 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू का है। 10 करोड़ रुपए का घर है जिसमें ये रहते हैं, लेकिन खाने के लिए 10 रुपया नहीं है। और इनके बेटे बहू जो हैं वो सब बाहर रहते हैं और इन कोई मतलब भी नहीं रखते कि पैसे वैसे भी भेज देते हो, ऐसा भी नहीं है। हालचाल भी नहीं पूछते कभी फोन करके। तो अब ये बुढ़ा बुढ़िया क्या करते हैं, बैंक के पास जाती है और बैंक से कहते हैं कि हमें ना हर महीने 25,000 रुपया चाहिए अपना घर खर्च चलाने के लिए। ठीक है, बुढ़ा बुढ़िया थोड़ा शौकीन भी है, कहते हैं कभी कभी हम लोग हनीमून भी जाते हैं तो उसके लिए कभी कभी ज़्यादा भी पैसा मांगेंगे, 1 लाख 1.5 लाख भी मांगेंगे। तो बैंक आपको ये कर्जा हमें हर महीने और कभी कभी लमसम मांगेंगे तो वो देना पड़ेगा। बदले में हम अपनी ये 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखते हैं। बताइए, बैंक दे देगी कि नहीं? 25,000 रुपया महीना देना है, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कोई गिरवी रख रहा है, दे देगी कि नहीं? दे देगी। अरे यार, कोई रिस्क ही नहीं है, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है बैंक के पास। बैंक के पास तो बहुत बड़ी एसेट है। 25,000 रुपया महीना मांग रहे हैं बुढ़ा बुढ़िया, दे देगी कि नहीं बैंक? बैंक दे देती है। अब एक बात बताइए, क्या ये बुढ़ा बुढ़िया ये जानते हैं कि हम ये पैसा वापस कर पाएंगे? नहीं, लिया तो कर्ज ये कभी वापस नहीं होगा, क्योंकि ये कमाएंगे थोड़ी ना कभी भी। ये तो घर खर्च के लिए पैसे ले रहे हैं, घर खर्च करेंगे, हर महीने इनको पैसा चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये बुढ़ा बुढ़िया ऊपर चले जाएंगे और वो घर बैंक बेच के पैसा निकालेगी। होगा कि नहीं? ऐसा होगा, एक दिन यही होगा। तो जिस दिन ये बुढ़ा बुढ़िया ऊपर चले जाते हैं, बैंक पैसा देना बंद कर देगी और अब बारी आएगी उस लोन की रीपेमेंट की, रिकवरी की। तो कैसे होगा? तो इंडियन लॉ जो है, हमारे देश का जो कानून है, उसके हिसाब से बैंक ये प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएगी। पहले उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी वारिस है, उनको वो कॉल करेंगे, पूछेंगे भाई इतने रुपए का कर्जा है, इतना रुपया ब्याज है, तुम दे पाओगे क्या? दोगे तो दो, और ये घर तुम्हारा है, ले जाओ। वही निकम्मी औलाद जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखती थी, प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी, कानून यही कहता है। ठीक है, अगर वो बच्चे कर देते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचेगा, बेच के जितना उसका पैसा बनता है और ब्याज बनता है वो ले लेगा, और बाकी बचा पैसा पूरा उठा के किसको देगा? उन्हीं की संतान को। ठीक है, तो अब माँ बाप के काम आए नहीं आए, प्रॉपर्टी तो मिलेगी आपको।
ठीक है, ये तो कानून है, अनलेस पेरेंट्स ही आपके ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम लिख जाएं, अदरवाइज तो वो मिलेगी। तो अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो बुढ़ा बुढ़िया को हर महीने 25,000 रुपए मिल रहा था वो प्रॉपर्टी के सेल वैल्यू का एक हिस्सा मिल रहा था? हाँ, बुढ़ा बुढ़िया भी एक दिन ये समझ रहे थे कि प्रॉपर्टी बिकेगी और उसी से बैंक वो पैसा रिकवर करेगी, और वही जो पैसा बाद में रिकवर करेगी वही तो हमको दे रही है। कुछ आई बात समझ में? बैंक को मालूम है कि ये प्रॉपर्टी एक दिन बेचेंगे, बेच के पैसा आएगा, जो पैसा आएगा वही पैसा तो हम दे रहे हैं पहले से इसको। और प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आता है वो कैपिटल गेन की इनकम होती है उसमें, यानी ये जो पैसा आ रहा है वो एक तरीके से देखा जाए तो इनकम है, वो लोन है ही नहीं भाई। लोन कहने के लिए लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, ये पे वे नहीं होना है कुछ भी। ये जो बाद में प्रॉपर्टी बिकेगी उसका पैसा आएगा, वही पैसा पहले मिल रहा है बुढ़ा बुढ़िया को, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इनकम है। लेकिन अगर सरकार इसको एग्जेम्प्ट नहीं करती तो क्या होता? अब नहीं करती तो क्या होता? नहीं करती तो क्या होता? जीते जी तो वो इनकम नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि वो तो कर्ज ही है। अगर सरकार इसे इनकम कहती और टैक्सेबल बना देती, एग्जेम्प्ट नहीं करती, तो क्या होता? जब बुढ़ा बुढ़िया मरते तो ये इनकम कहलाती, तभी वो इनकम कहलाती, क्योंकि जब तक तो वो जीवित है तब तक तो वो लोन है। जब मर गए तो प्रॉपर्टी बिकी तो यानी वो पैसा जो था वो इनकम था। तो इस पे लाइबिलिटी टैक्स की किसकी आती? अब बुढ़ा बुढ़िया तो मर गए तो आती लाइबिलिटी बच्चों की, बच्चों की लाइबिलिटी आती। ठीक है, तो हमारी सरकार शायद ये कहना चाहती है कि वो निकम्मे बच्चे जो अपने माँ बाप का जीते जी ख्याल नहीं रख सके, उन निकम्मे बच्चों से हम टैक्स भी नहीं लेंगे, पाप लगेगा हमको। मे भी हो सकता है ऐसा ही कुछ हो, एंड गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, यानी इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर देना भी पड़ता तो किसको देना पड़ता? उनकी संतान को देना पड़ता, लीगल हेयर को ही टैक्स देना पड़ता है पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली हो सकता है गवर्नमेंट यहाँ पे इमोशनल हो रही है, आई डू नॉट नो। ठीक है, मे बी वट एवर बी द रीजन, गवर्नमेंट कह रही है कि हमको इस पे टैक्स नहीं चाहिए। तो यूल रिमेंबर व्हाट इज दिस, कि आपको शॉर्ट में अगर बताएं तो जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत कौन सी स्कीम होती है ये, जिसमें प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है, पैसा हर महीने लिया जाता है घर खर्च वगैरह के लिए, और कभी रीपे वगैरह होता नहीं है। एक दिन जिन्होंने कर्ज लिया है वो ऊपर चले जाते हैं और वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करती है बैंक, राइट। और तो जो हर महीने बुढ़ा बुढ़िया को पैसा मिल रहा था वो एग्जेम्प्टेड इनकम थी। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन सेज। चलिए आगे देखिए, उसके बाद इनकम रिसीव बाय सर्टेन फॉरेन कंपनीज, इनकम रिसीव बाय सर्टेन फॉरेन कंपनीज। हद हो गई भाई, फॉरेन कंपनीज को इनकम रिसीव हो रही है, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर रही है, जबकि आपने पढ़ रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि फॉरेन कंपनी से तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है। डोमेस्टिक कंपनी से 25% 30% है, फॉरेन कंपनी से 40% है। अरे ऐसी कौन सी इनकम हो गई जिसको गवर्नमेंट को फॉरेन कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट करनी पड़ेगी? तो निश्चित है ये कोई ऐसी इनकम की बात हो रही है जिसके लिए हम एकदम ललायित हैं, हमारी सरकार एकदम ललायित है, भाई ये धंधा करो करो, बहुत जरूरत है हमारे देश को, तब तो जाके कहीं फॉरेन कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट कर रही है। आइए समझते हैं क्या है ये। इतना तो समझ में आ रहा है कि सरकार एकदम परेशान है, भाई कर ले धंधा, कर ले यहाँ आके फॉरेन कंपनी को, कुछ ऐसी लालसा होगी इस धंधे के प्रति, तभी तो गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी की इनकम को एग्जेम्प्ट कर रही है, जबकि फॉरेन कंपनी से ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। देखिए क्या है, एनी इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, फॉरेन कंपनी की इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन करेंसी। अच्छा, इंडिया में रिसीव हुआ है, इंडियन करेंसी में रिसीव हुआ है फॉरेन कंपनी के द्वारा, ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल, ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल बेचने पर। अच्छा, फॉरेन कंपनी को कह रही है क्रूड ऑयल बेचो इंडिया में, इंडिया में पैसा लो, वो भी इंडियन करेंसी में। ओ, और सेल ऑफ एनी अदर गुड्स और रेंटिंग सर्विस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और गुड सर्विस नोटिफाई करे, वो कोई और गुड्स एंड सर्विस नोटिफाइड ही नहीं है आज की तारीख में, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, क्रूड ऑयल।
ठीक है, किसको बेचो? टू एनी पर्सन इन इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। कोई भी विदेशी कंपनी अगर इंडिया में क्रूड ऑयल बेचेगी, इंडियन करेंसी में पैसा लेगी, ठीक है, इंडिया में पैसा लेगी, इंडियन करेंसी में पैसा लेगी, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन मीट होनी चाहिए। द रिसिप्ट ऑफ मनी इज अंडर एन एग्रीमेंट और एन अरेंजमेंट विच इज ईदर इंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अप्रूव बाय इट। कह रहा है जो पैसा आपने रिसीव किया है वो एग्रीमेंट और अरेंजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा था या फिर अप्रूव था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी आके तेल नहीं बेच सकता है, ठीक है। आपको पता नहीं, ये सब मालूम भी है कि नहीं है, कि अगर आपके पास कोई ज़मीन थी, वहाँ पे अगर पेट्रोल निकल जाएगा ना तो सरकार ज़मीन एक्वायर कर लेगी ज़बरदस्ती आपसे, ठीक है। पैसा जो होगा उसका देगी, लेकिन आप वो ज़मीन खुद भी रख नहीं सकते हो, चाह के भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो तेल बेचना तो बहुत दूर की बात है, उस ज़मीन में अगर तेल निकल रहा है ना तो भी आपको हटा देगी उस ज़मीन से, ठीक है। तो कोई विदेशी कंपनी अगर हमारे देश में आके क्रूड ऑयल बेचना चाहती है, तेल बेचना चाहती है, तो ऑब्वियसली द एग्रीमेंट इज मेड विद द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट अप्रूव करती है। तो ये एक जनरल फिनोमिना है, ये तो सभी के साथ होता है, इस पे मत फोकस कीजिए। आइए आगे की बात करते हैं। दूसरा है द फॉरेन कंपनी एंड द अरेंजमेंट और एग्रीमेंट हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द नेशनल इंटरेस्ट इन दिस बिहाफ। कह रहा है फॉरेन कंपनी एंड द अरेंजमेंट और एग्रीमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब किस लिए किया गया है? नेशनल इंटरेस्ट में किया गया है। ये भी जनरल बात है एकदम। तीसरी बात, यही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये सब तो होता ही होता है, ठीक है। द रिसिप्ट ऑफ मनी इज द ओनली एक्टिविटी कैरिड आउट बाई फॉरेन कंपनी इन इंडिया। वो विदेशी कंपनी में इंडिया में से पैसा रिसीव किया है, मतलब अपने देश में विदेशी कंपनी तेल निकाली, ठीक है, और ला के इंडिया में बेच दिए, बस इंडिया में कुछ नहीं किया है। यानी वो कंपनी जो इंडिया में तेल निकालेगी फिर इंडिया में बेचेगी तो इनकम एग्जेम्प्ट होगी? नहीं। इंडिया में तेल लेके आएगी बाहर से, अपने देश से, और फिर बेचेगी तो इनकम एग्जेम्प्ट है। यानी सरकार हमारी ये कहना चाहती है कि हमारे देश में जो तेल पड़ा है हम लोग निकाल लेंगे, उसको निकाल के हम ही को बेच दोगे। विदेशी कंपनी तुम मेरे देश में आओगे, तेल निकालोगे और हम ही को बेच दोगे, तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट करेंगे? अपने देश से तेल लेके आओ, वो हमें बेचो, हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्या हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, इन सब की आवश्यकता है। तो आप कहेंगे सर तो इतना हम एग्जेम्पशन क्यों दे रहे हैं, हम ही जाके खरीद लाएंगे, ग्लोबल मार्केट से खरीद लेंगे तेल। आप भी जानते होंगे ये सब कि ग्लोबल मार्केट में अरेबियन कंट्री सारी तेल बेचती है, ठीक है, हम लोग खरीद सकते हैं। हम क्यों किसी को बोलें कि तुम आओ बेचो, इतना हम क्यों लफड़ा करें? ध्यान से समझिए, जब आप माल खरीदने जाते हैं तो माल क्या रेट पड़ता है, और जब आपके पास कोई आता है तो आप कितने में खरीदते हैं? क्या इन दोनों में अंतर है? हाँ। हम किसी शोरूम में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन मेरे पास कोई चला आता है, कहता है ये खरीद लीजिए, तो मेरा भुगतान टाइट हो जाता है एकदम। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस रेट का नहीं, इस रेट का खरीदेंगे। और वही हम खरीदने जाते हैं तो सामने वाला अपनी दुकान पे स्टिकर लगाया रहता है, नो बार्गेन, मुंह भी नहीं खोल पाते। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, कि भाई हम अपने यहाँ इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां आएंगी, कहेंगी तेल ले लो हमसे, तेल ले लो, ठीक है। तो जब 50 कंपनी खड़ी होकर बोलेगी तेल ले लो, तो हम भी अकड़ दिखाएंगे, हम कहेंगे हम इस भाव का लेंगे भाई। तो देयर विल बी एबल टू नेगोशिएट द प्राइस ऑफ ऑयल, राइट, विल बी एबल टू गेट ऑयल एट अ cheaper price, and therefore the government has brought this exemption for foreign companies not extracting and selling oil in India. Only and only the oil is sold in India, it was extracted in their own country, right? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगली क्लास में आएंगे तो एक और एग्जेम्पशन बचा है। मैं बोलते समय एक बार रुक रहा था, क्योंकि उसे एग्जेम्पशन बोलूं कि डिडक्शन, ये भी मैं सोच रहा था। वो एक एग्जेम्पशन बचा है जिसे हम बोलते डिडक्शन है, हालांकि वो भी एग्जेम्पशन है, तभी तो आप एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे बोला डिडक्शन जाता है, ठीक है। बस एक बचा है, उसे हम देखेंगे अगली क्लास में, और ऐसा भी क्यों है, एग्जेम्पशन है, डिडक्शन बोलते हैं, वो भी अगली क्लास में समझ लेंगे। बाय बाय एवरीवन।